पंजाब की भगवंत मान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे तो जमकर करती है, लेकिन जब सुनवाई की बारी आती है तो उसके वकील भाग खड़े होते हैं। तय तारीखों पर वे कोर्ट में हाजिर ही नहीं होते। मतलब साफ है, पंजाब सरकार का इरादा महज मामले को लंबा खींचने का होता है। पंजाब सरकार के वकीलों की इस हरकत को समझकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और राज्य के महाधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकार के वकील अदालत में पेश हों। पंजाब सरकार के वकीलों की अनुपस्थिति को लेकर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि राज्य के पैनल वकील नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह रोज का ड्रामा बन गया। दरअसल न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब पंजाब की उस याचिका पर वो सुनवाई कर रहे थे जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 10 अगस्त 2022 को शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के एडवोकेट जनरल साहब, हमने पहले भी आपको एक केस में बुलाया था। आपके राज्य में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील नोटिस के बावजूद पेश नहीं हो रहे। हमने पहले ही 2 आदेशों में इस पर टिप्पणी की है। ये रोज का ड्रामा बन गया। पंजाब सरकार का मतलब अनुपस्थित हो गया है। ये सिर्फ आपराधिक मामलों तक सीमित नहीं बल्कि सिविल मामलों में भी यही हो रहा है। कोई भी पेश नहीं हो रहा। पंजाब सरकार की ओर से और समय मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। इस दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरु गोविंदर सिंह ने अदालत से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले मजीठिया को विशेष जांच दल ने मुख्यालय पटियाला में पेश होने का निर्देश दिया था। एसआईटी उनके खिलाफ ड्रग्स केस की जांच कर रही है। पंजाब सरकार ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि मजीठिया जांच में सहयोग। मजीठिया ने अपने खिलाफ कार्यवाही को राजनीतिक ताड़ना बताया था और कोर्ट से पूछा कि तारीखें तय करने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं जिससे ये माना जाए कि वे इस अपराध के दोषी हैं, लेकिन ये टिप्पणी सिर्फ जमानत याचिका के संदर्भ में थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करे। विक्रम सिंह मजीठिया ने इस केस में पटियाला जेल में 5 महीने से अधिक समय बिताया। मजीठिया सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। मजीठिया के खिलाफ मामला 2018 में गठित एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। ये रिपोर्ट ड्रग रैकेट से जुड़े आरोपियों जगजीत सिंह चहल, जगदीश सिंह भोला, मनिंदर सिंह औलख प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए कबूलनामे पर आधारित थी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपने पहले और दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े बजट में न सिर्फ हेल्थ, शिक्षा, पर्यटन और झुग्गी वालों को विकास समेत कई चीजों के लिए खजाना खोला, बल्कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मुसीबतों का पिटारा भी खोल दिया। बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार पर बार बार हमला बोला और दिल्ली को पूरी तरह से तबाह करने का ठीकरा फोड़ा। बजट भाषण के दौरान रेखा गुप्ता ने शीश महल का भी जिक्र किया। पर्यटन के क्षेत्र में बजट आवंटन के दौरान रेखा गुप्ता ने तंज कसते हुए विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहा कि चिंता मत कीजिए, शीश महल को भी पर्यटन में शामिल कर देंगे। मतलब साफ है कि शीश महल का दाग केजरीवाल का पीछा छोड़ने वाला नहीं। रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों का आलीशान महल बनवाने वाले केजरीवाल इसी वजह से चुनाव भी हारे। शीश महल को बचाने के लिए केजरीवाल ने हर किस्म का हथकंडा अपनाया, लेकिन आखिरकार शीश महल उनसे छिन गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल को खूब निशाने पर लिया और अपनी सरकार के पहले बजट को पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल के बहाने अरविंद केजरीवाल पर खूब शब्द बाण छोड़े। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारे और आप में बहुत अंतर है। आपने शीश महल बनवाया, लेकिन हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। आपने अपने घर में लाखों रुपए का शौचालय लगवाया, हम झुग्गी बस्तियों में लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि आपने दिल्ली के टैक्स का पैसा पूरे देश में अपने चुनाव प्रचार में लगा दिया। केजरीवाल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जो एक प्रदेश का सीएम होने के बाद कूद कूद कर यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, अब तो विधायक भी नहीं रह गए। कोई नहीं, दिल्ली की जनता का फैसला है वो तो। पर्यटन के क्षेत्र में धन आवंटन की घोषणा करते हुए दोबारा सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल का नाम लिया। उनके साथी विधायकों ने पीछे से कहा शीश महल को भी पर्यटन में शामिल किया जाए। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हाँ, शीश महल को भी पर्यटन में शामिल करेंगे। भारत मंडपम, प्रधानमंत्री संग्रहालय को भी शामिल करेंगे। शीश महल को देखने के लिए टिकट लगेगी और लोग देखने आएंगे। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि इस साल दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन होगा। दिल्ली में हम वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, यशो भूमि, भारत मंडपम समेत तमाम चीजों को भी पर्यटन सर्किट में डालेंगे। मतलब कि दिल्ली के पर्यटन सर्किल में केजरीवाल का बनाया शीश महल भ्रष्टाचार मेमोरियल के नाम पर शामिल किया जाएगा। देश भर से पर्यटक दिल्ली आएंगे तो देश का पहला भ्रष्टाचार मेमोरियल भी देखेंगे। जाहिर है कि रेखा गुप्ता सरकार का यह फैसला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हर दिन शर्मसार कर देने वाला होगा।
और चाहकर भी केजरीवाल इस शर्मिंदगी से बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन बाजार सरकार को उखाड़कर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी ने पहले ही बजट में ये साफ कर दिया कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सियासत अंतिम सांसें गिनने वाली है। वजह यह कि केजरीवाल की सियासत के जितने मजबूत स्तंभ थे, रेखा गुप्ता के बजट ने उन सबको हिलाकर रख दिया। मतलब साफ पानी हो या बिजली संकट का मामला, महिलाओं के विकास का मामला हो या झुग्गी वालों के कल्याण का, हर मसले पर केजरीवाल से बड़ी लकीर खींच दी गई है। केजरीवाल ने सरकार में रहते ऐसी कई योजनाएं बनाई जिसके नाम पर खर्च तो एक चवन्नी नहीं हुई, लेकिन उनके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए फूंक डाले गए। 10 साल में केजरीवाल ने 44,000 करोड़ से लेकर 76,000 करोड़ का बजट बनाया, लेकिन रेखा गुप्ता का पहला ही बजट केजरीवाल के सबसे बड़े बजट से 22,000 करोड़ का ज्यादा है। रेखा सरकार ने अपने भारी भरकम बजट के जरिए बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ यमुना की सफाई, दिल्ली में गौशाला बनाने के भी प्रावधान रखे। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने अपने पहले ही बजट के जरिए केजरीवाल की सियासी ताकत को काउंटर करने का दांव चला है। साथ ही 2025 के चुनाव में किए गए वादों को जमीन पर उतारने की भी कवायद माना जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने बजट में आम आदमी पार्टी की सरकार के 15,000 करोड़ के रुपए की तुलना में 28,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटित किया है। बजट में इस बार पूंजीगत खर्चों को दोगुना कर दिया गया और इसे बढ़ाकर 28,000 करोड़ रुपए किया गया। ये राशि सड़क से लेकर शिक्षा क्षेत्र में खर्च की जाएगी। दिल्ली की महिलाओं पर रेखा सरकार मेहरबान नजर आई। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिससे दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने मातृत्व वंदन परियोजना के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरा लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का दबाव बना रही थी, जिसे रेखा गुप्ता ने अपने पहले ही बजट के जरिए जमीनी स्तर पर लागू करने का दांव चला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ यमुना की सफाई का बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में रेखा गुप्ता पर यमुना की सफाई का दबाव था। रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना गंदी है, जिसे साफ करना हमारी प्राथमिकता है। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट होंगे ताकि कोई गंदा नाला उसमें न गिरे। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाएंगे। यमुना की सफाई के साथ साथ साफ पानी पीने के लिए भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना था। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पानी और सीवर की बात होती है, ये तकलीफ का मुद्दा है। स्वच्छता, स्वच्छ पानी और स्वच्छ यमुना बनेगी दिल्ली की नई पहचान। दिल्ली में हर नागरिक को साफ पानी और सफाई उपलब्ध कराना ही प्राथमिकता है। इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट है। ये पुरानी सरकारों से 3 गुना है। हमने 40 करोड़ की लागत से मॉडर्न मशीनरीज खरीदने का प्रावधान रखा है। भारत सरकार से 2,000 करोड़ की मदद मांगी है। इस तरह से रेखा गुप्ता ने दिल्ली में केजरीवाल के वोट बैंक को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कवायद बजट के जरिए की। केजरीवाल ने 2013 से 2025 तक मुफ्त योजनाओं के जरिए ही दिल्ली में राज किया और अब उसे बरकरार रखते हुए बीजेपी ने बजट के जरिए बड़ा दांव चला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से तकरीबन हर दिन आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी एक फर्जी कहानी बुनती है और उसे सनसनीखेज बनाकर पेश करती हैं। अब बीजेपी ने ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिससे आतिशी मरलेना की कहानियां महज सियासी शोशेबाजी बनकर रह जाएंगी और लगे हाथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के कार्यकाल में हुई तमाम गड़बड़ियों की पोल खुल जाएगी। असल में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है। इस बजट सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को दिल्ली की सीएम वित्त मंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आई भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। श्वेत पत्र जारी किए जाने के ऐलान से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह यह कि श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है। इसे सरकारों की ओर से समर्थन प्राप्त करने और जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, इसके जरिए पिछली सरकार के कथित कुप्रबंधन को भी सामने लाया जाता है और इन कमियों से सबक लेते हुए नई सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को भी सामने लाया जाता है। इसे अक्सर सफेद कवर में रखा जाता है और इसीलिए इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मसले को लेकर विरोध में सदन से वॉकआउट किया। नियम 280 के तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। जब विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के विधायक को दरकिनार किया,
तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में उनके खेमे के विधायकों ने विरोध किया और सदन से बाहर चले गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायकों के कदम को रणनीतिक व्यवधान करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कुछ ही देर में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाने वाली है, मुझे लगता है कि विपक्षी विधायकों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के कामकाज पर कैग की लंबित रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार के दौरान डीटीसी को 14,000 करोड़ का चूना लगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डीटीसी की कितनी बसें कम हो गईं और कितनी बेकार बसें अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर कैग की डीटीसी संबंधी रिपोर्ट रखी। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने कैग की कई रिपोर्ट्स को सदन में नहीं आने दिया था। मौजूदा सरकार ने विवादास्पद शराब ठेका नीति और मोहल्ला क्लिनिक संबंधी रिपोर्ट के बाद कैग की तीसरी रिपोर्ट पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली का चुनाव हारे करीब 2 महीने हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें मिली करारी हार की टीस अब तक खत्म नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की हार की वजह से 2 महीने तक दिल्ली में वे दिखे ही नहीं। दिखे तो भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। चुनाव हारने के बाद बेरोजगार नेता बने सौरभ भारद्वाज के लिए केजरीवाल ने रोजगार का इंतजाम कर दिया। बेरोजगार हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी दाल रोटी का जुगाड़ हो गया। अब सिर्फ केजरीवाल बचे हैं। लुधियाना उपचुनाव के बाद केजरीवाल को भी एक अदद नौकरी मिल जाने की उम्मीद है, लेकिन हार के जख्म इतने गहरे हैं कि वो बार बार दर्द दे जाते हैं। यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज ने कभी राम, कभी श्याम और कभी हनुमान बनकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल को अब अभिमन्यु बना दिया और ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर डाली कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को छल और बल के सहारे हराया। सौरभ ने कहा कि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पुलिस, चुनाव आयोग और कथित गुंडागर्दी के जरिए घेर कर हराया गया। उनका ये बयान न केवल आम आदमी पार्टी की हार के बाद की निराशा को दर्शाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाता है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। वहीं पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आप महज 22 सीटों पर सिमट गई। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से हार गए। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। ग्रेटर कैलाश सीट से हारने वाले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये चुनाव महाभारत का चक्रव्यूह था। केजरीवाल जी को अकेले घेरा गया और उनकी मेहनत को नष्ट करने की साजिश रची गई। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह से पुलिस, चुनाव आयोग और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल को घेर कर हराया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडागर्दी और धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित किया। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर कथित हमलों और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा वे शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, लेकिन देश आज उन सपनों की उल्टी दिशा में जा रहा है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कहा कि जब भगत सिंह जेल में थे तब अंग्रेजों ने भी उन्हें चिट्ठी लिखने की अनुमति दी थी, लेकिन आज लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें हटाई गईं और उनकी जगह अन्य नेताओं की तस्वीरें लगा दी गईं। सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के इस बयान से उस नैरेटिव को मजबूती मिलती है जिसमें पार्टी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली बताती है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान जनता की सहानुभूति जीत पाएगा या केवल सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य की रणनीति तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में किस तरह दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को चौपट किया, इसका खुलासा विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में हो गया। ये सदन में पेश की जाने वाली तीसरी कैग रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज का पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम ऑडिट में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं और इस निगम की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को पिछले साल में 14,000 करोड़ का चूना लगा। डीटीसी पर सीएजी को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं के बढ़ने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं हुआ जिससे वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय किया जा सके।
वहीं अन्य राज्य परिवहन निगमों के साथ प्रदर्शन की तुलना भी नहीं की गई। 2015-16 में निगम के पास 4,344 बसें थीं। 2022-23 तक घटकर 3,937 रह गईं, जबकि सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध थी। फिर भी निगम केवल 300 इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीद सका। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि बसेस की आपूर्ति में देरी के लिए 29 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला नहीं गया। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थीं। वहीं डीटीसी के बेड़े में पुरानी बसों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2015-16 में जहां केवल 0.13% बसेस ओवर एज थी, तो वहीं ये आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 44.96% हो गया, यानी करीब आधी बसें रिटायर किए जाने के लायक हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक नई बसों की खरीदारी नहीं होने की वजह से परिचालन क्षमता प्रभावित हो रही है। बसों की उपलब्धता और उनकी दैनिक उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि निगम की बसें प्रतिदिन औसतन 180 से 201 किलोमीटर ही चल सकीं, जो निर्धारित लक्ष्य 190 से 200 किलोमीटर से कम था। बसों के बार बार खराब होने और रूट की प्लानिंग में खामियों के कारण 2015 से 22 के बीच 668 करोड़ 60 लाख रुपए का संभावित राजस्व नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी ने किराया निर्धारण की स्वतंत्रता न होने के कारण अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाला। दिल्ली सरकार 2009 के बाद से बस किराए में कोई वृद्धि नहीं कर पाई, जिससे निगम की आय प्रभावित हुई। वहीं ज्ञापन अनुबंधों में देरी और डिपो की खाली जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल न करने से भी निगम को संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा 225 करोड़ 31 लाख रुपए सरकार से विभिन्न मदों में वसूली बाकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि डीटीसी की कई तकनीकी परियोजनाएं भी निष्प्रभावी साबित हुई। स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली 2017 में लागू की गई, लेकिन 2020 से लेकर ये बेकार पड़ी है। 2021 में 52 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च कर बसों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सके। डीटीसी में प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की भी भारी कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ की सही संख्या तय करने की कोई नीति नहीं बनाई गई, जिससे चालक, तकनीशियन और महत्वपूर्ण पदों पर भारी कमी रही, जबकि कंडक्टर्स की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई गई।